हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। हमने स्टार्ट किया था बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर में फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में यूनिट नंबर फिफ्थ में हमने देखा था कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था और कंडक्टिविटी सेल देखा था। आज का जो आपका लेक्चर है वो है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के ऊपर, और साथ में देखेंगे कंडक्टोमेट्रिक की एप्लीकेशन। तो लेक्चर को ध्यान से सुनना, लेक्चर इंपॉर्टेंट है। कुछ भी नहीं है, सिंपल से मैं ग्राफ बताऊंगा आपको, वो ग्राफ आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। और थ्योरी जो है कम कम याद करनी है, क्योंकि ग्राफ से ही आपको नंबर मिल जाएंगे। ग्राफ याद रखो, दो तीन थ्योरी की लाइन याद रखो, और एप्लीकेशन सुन लेना, जिसमें आपका काम हो जाएगा। तो चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। कंडक्टोमेट्री, टाइट्रेशन एंड एप्लीकेशन। अगर आपको और वीडियोस देखनी है तो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है, नोट्स डाउनलोड करने हैं, तो मैंने टेलीग्राम की या फिर वेबसाइट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप जाके विजिट कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो देखो, इस लेक्चर में आपको मैं पढ़ाऊंगा कि कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन होता क्या है और कितने टाइप्स के कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन होते हैं। तो बात करूं बेसिक कंडक्टोमेट्री की, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एसिड बेस टाइट्रेशन कराएंगे। मतलब एसिड के साथ बेस को मिक्स करेंगे और टाइट्रेशन होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, कंडक्टोमेट्रिक ग्राफ्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। जब मैं एसिड को बेस के साथ मिलाऊंगा तो यहाँ पर बनेगा कंडक्टोमेट्रिक ग्राफ। ठीक है। अब डिपेंड करता है कि एसिड कौन सा है, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। डिपेंड करता है कि बेस कौन सा है, वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो सिंपल सा है कि यहाँ पर हम एसिड बेस टाइट्रेशन करेंगे। अब वो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, वीक हो, वो देखा जाएगा। ठीक है। यहाँ पर हम एसिड बेस टाइट्रेशन करते हैं, जिससे चलते हमें क्या मिलता है, कंडक्टोमेट्रिक ग्राफ्स मिलते हैं। नाउ हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं, दोनों का टाइट्रेशन करा रहे हैं, और जो ग्राफ आ रहा है उसको प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है, आप सभी को पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, एंड स्ट्रॉन्ग बेस का बेस्ट एग्जांपल है NaOH। ठीक है। आप सभी को पता है कि HCl किस में टूटेगा, H प्लस Cl माइनस में। ओके। NaOH किस में टूटेगा, Na प्लस OH माइनस में। ठीक। अब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है। देखो, पहले कंडक्टिविटी कंडक्टेंस जो है बहुत गिरेगी, फिर वापस बढ़ेगी। तो पहले कंडक्टेंस गिर रही है, बाद में बढ़ रही है। ये किस कंडीशन में हो रहा है, ये हो रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की कंडीशन में। यहाँ पर स्टार्टिंग में जो है कंडक्टेंस गिरती है। अब क्यों गिरती है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, जो हाइड्रोजन आयन है ना, ड्यू टू रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन विथ Na प्लस। देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड था, हाइड्रोजन आयन थे। अब जब मैं NaOH ऐड करूंगा तो हाइड्रोजन आयन जो है रिप्लेस होते जाएंगे Na प्लस से। सीधी सी बात है, क्या बोलोगे, हाइड्रोजन आयन जो है रिप्लेस हो रहे हैं Na प्लस से, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कंडक्टेंस में गिरावट आ रही है। ये देखो आप, यहाँ पर ये गिरावट आ रही है। ठीक है। क्यों आ रही है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन जो है सोडियम आयन से रिप्लेस हो गए। अब हाइड्रोजन आयन जो है रिप्लेस क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन आयन की जो मोबिलिटी है, आयनिक मोबिलिटी, वो ज्यादा होती है, तो वो इधर उधर चले जाते हैं। ठीक है। जिसकी मोबिलिटी ज्यादा मतलब मूवमेंट ज्यादा, तो वो मोटाइल भी उतने होंगे, इधर उधर मूवमेंट करेंगे वो। ठीक है। और सोडियम की जो है आयनिक मोबिलिटी स्लो होती है। तो शुरू में ग्राफ गिरता है, बाद में ग्राफ जो है स्टार्ट हो जाता है। तो थोड़े बहुत पॉइंट याद रखने हैं आपको, क्योंकि अगर 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो अपने को 4-5 पेज लिखने होते हैं, और वो ग्राफ में ही पूरे हो जाएंगे। तो मेनली आपको ग्राफ याद रखना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होता है। जो हाइड्रोजन आयन है वो ज्यादा मोबाइल होता है, सोडियम आयन कम मोबाइल होता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन आयन रिप्लेस हो जाता है, और कंडक्टेंस में शुरू में गिरावट आती है, फिर बाद में कंडक्टेंस जो है बढ़ जाता है। दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का कर्व। ओके। नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग एसिड विद वीक बेस। यहाँ पर बेस कैसा है, वीक है। तो देखो, अगर बेस जो है वीक होगा, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड था, कंडक्टेंस शुरू में गिरी,
और बाद में वीक बेस से तो कंडक्टेंस जो है नॉर्मल हो गई। देखो यहाँ पर शुरू में क्या बोला है, स्ट्रॉन्ग एसिड विद वीक बेस। तो यहाँ पर एग्जांपल ले लिया स्ट्रॉन्ग एसिड का HCl ले लिया या फिर H2SO4 ले लिया। वीक बेस का एग्जांपल NH4OH ले लिया। ठीक है, इनिशियली क्या हो रहा है, प्रोग्रेसिव फॉल आ रही है कंडक्टेंस में, जो कंडक्टेंस है वो गिर रहा है। वहां पर अपन ने ऊपर देखा था, वहां पर भी कंडक्टेंस गिर रहा था। यहाँ पर अपन देख रहे हैं, यहाँ पर भी कंडक्टेंस गिर रहा है। ठीक है, पर एक पॉइंट आने के बाद जिसको बोलते हैं एंड पॉइंट, वो आने के बाद क्या होता है, ग्राफ जो है हॉरिजॉन्टल हो जाता है। ठीक है, अब प्रोग्रेसिव फॉल क्यों हो रहा था, जो ग्राफ है वो गिर क्यों रहा था, ड्यू टू डिसअपीयरेंस ऑफ H+ आयन। मैंने आपको पहले ही बोला है कि हाइड्रोजन आयन जो है ज्यादा मोबाइल होता है, जिसकी वजह से वो डिसअपियर हो जाता है, और अगर वो डिसअपियर होगा तो कंडक्टेंस में फॉल आती है। ठीक है, बाद में कंडक्टेंस जो है एक नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड है और साथ में वीक बेस है। ठीक है, तो पहले ग्राफ गिरेगा फिर नॉर्मल आ जाएगा। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की कंडीशन हो गई। उससे पहले हमने देखा था स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, जिसमें ग्राफ गिर भी रहा था तो उठ भी रहा था। और नीचे जो है सेकंड कंडीशन ये वाली, इसमें ग्राफ गिर रहा है क्योंकि H+ आयन की मोबिलिटी ज्यादा है, तो ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड। और अब वीक बेस जिसमें स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस। अब देखो एसिड कैसा है, वीक, और बेस कैसा है, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, एसिड वीक है तो यहाँ पर देखो कंडक्टेंस में थोड़ी सी गिरावट है शुरू में। ठीक है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग बेस है तो ग्राफ इस तरह से उठ रहा है। यहाँ पर दो जगह चेंज आएगा। पहले आप देखो कि हल्का सा कंडक्टेंस यहाँ गिर रहा है और एक हल्का सा चेंज यहाँ पे भी आता है, बाकी फिर स्ट्रेट हो जाता है, वो ऊपर की तरफ जाता है। तो मतलब कंडक्टेंस बढ़ता है बाद में, पर शुरू में क्या होता है, हल्का सा कंडक्टेंस गिरेगा, बीच में थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा और फिर बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब क्यों होता है, मैंने थ्योरी लिखी हुई है। जैसे स्ट्रॉन्ग बेस की अगर मैं बात करूं तो NaOH हो गया, वीक एसिड की अगर मैं बात करूं तो एसिडिक एसिड हो गया या बोरिक एसिड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। जो इनिशियल कंडक्टेंस होगी वो आयनाइजेशन की वजह से होगी। एक बात बताओ, जो एसिडिक एसिड होता वो टूटेगा भी सही, किसमें टूटेगा, CH3 COO नेगेटिव और H पॉजिटिव। अब ये कैसा एसिड है, वीक एसिड है, तो इसकी आयनिक मोबिलिटी कम ही होगी क्योंकि वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग होता तो ज्यादा होता। ठीक है, तो इनिशियल कंडक्टेंस क्यों आता है, क्योंकि आयनाइजेशन हो रहा है स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिडिक एसिड, और स्मॉल अमाउंट में हो रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कंडक्टेंस जो है गिर रहा है। ठीक है, बाद में कंडक्टेंस बढ़ता है क्योंकि वहां पे सोल्ट फॉर्मेशन हो जाता है। तो आपको एक एक दो दो पॉइंट उठाने हैं, ग्राफ याद रखना है, और आपको बोलना है कि कंडक्टेंस क्यों गिर रहा है और क्यों बढ़ रहा है। जिसको ज्यादा पढ़ना है उसके लिए मैंने थ्योरी लिखी हुई है, एक बार आप पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। पर सीधा सा इतना आपको याद रखना है कि वीक एसिड है और एसिडिक एसिड है और उसकी कंडक्टेंस कम है, तो यहाँ पे देखो कम। उसके बाद जो है ग्राफ बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि सॉल्ट फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वीक एसिड विद वीक बेस, दोनों ही वीक है, एसिड भी वीक है, बेस भी वीक है। एग्जाम्पल, वीक एसिड का एसिडिक एसिड, वीक बेस का NH4OH। ओके, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे देखो आप सभी को पता है, क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हो, एसिड बेस मिला के क्या बनाते हैं, सोल्ट एंड वाटर। ठीक है, और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर हम एसिड भी डाल रहे हैं, बेस भी डाल रहे हैं, तब जाके सोल्ट फॉर्मेशन हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो थर्ड ग्राफ था उसमें मैंने आपको क्या बोला था कि इनिशियल कंडक्टेंस जो आ रहा है वो आयनाइजेशन की वजह से आ रहा है एसिडिक एसिड का, जो कि वीक एसिड है। उसके बाद सोल्ट फॉर्मेशन हो गया था जिसकी वजह से कंडक्टेंस आ रहा था। तो ये सोल्ट फॉर्मेशन हुआ कहां से, एसिड बेस ने रिएक्ट किया और सोल्ट बनाया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर है वीक एसिड वीक बेस। तो यहाँ पर किस तरह से ग्राफ आएगा, आप देखो, पहले कंडक्टेंस गिरेगी, फिर बढ़ेगी, फिर कांस्टेंट हो जाएगी। तो इस तरह से बनाना है, गिरेगी, बढ़ेगी, कांस्टेंट। वापस बोलो, गिरेगी, बढ़ेगी, कांस्टेंट। ओके, तो ये है वीक एसिड वीक बेस। कैसे बोलोगे, गिरेगी, बढ़ेगी, कांस्टेंट। ये याद करने का तरीका है, इस तरह से याद कर सकते हो आप। अगर दोनों ही कमजोर होंगे
तो गिरेंगे भी सही, बढ़ेंगे भी सही और कांस्टेंट हो जाएंगे, ऐसे याद रख लो। ठीक है, दोनों ही कमजोर है यहाँ पर, वीक एसिड वीक बेस है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, जो कंडक्टेंस बढ़ रहा है वो किसकी वजह से बढ़ रहा है? वीक एसिड के सॉल्ट फॉर्मेशन की वजह से। शुरू में तो घट रहा था क्योंकि वीक एसिड है, बाद में उसी वीक एसिड के सॉल्ट फॉर्मेशन की वजह से कंडक्टेंस बढ़ रहा है और फिर सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो पहले घटेगा वीक एसिड, फिर बढ़ेगा क्योंकि सॉल्ट फॉर्मेशन, और फिर कांस्टेंट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज वेरी वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। अब तो बहुत ही वीक एसिड आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर तो बहुत दिक्कत आएगी ग्राफ में। देखो आप, बहुत ही वीक एसिड है, तो अगर बहुत ही वीक एसिड है तो हमने देखो नीचे नीचे से शुरू किया है। कोई भी ग्राफ अभी तक हमने नीचे से शुरू नहीं किया, पर हमने वेरी वीक एसिड का। अब एसिड ही बहुत वीक है तो क्या वहां पे कंडक्टेंस होगी? नहीं, तो स्टार्टिंग में नीचे कर रखा है वेरी वीक एसिड। ओके, उसके बाद सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाता है उसका, तो सॉल्ट फॉर्मेशन होने के बाद आप देख सकते हैं ग्राफ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे हल्का सा फ्लक्चुएशन आ सकता है, तो इस तरह से आपको मैंने ग्राफ बना के दिखा रखा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख लो, थ्योरी मिल जाएगी आपको। वेरी वीक एसिड जैसे H3BO3, जिसकी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करा रहे। ठीक है, तो शुरुआत में क्या होगा, आप सभी को पता है कि शुरुआत में इनिशियली जो होगा कंडक्टेंस बहुत कम होगा, क्योंकि वेरी वीक एसिड है। अगर वेरी वीक एसिड है तो कंडक्टेंस होने के चांस ही नहीं है। ठीक है, और प्रोग्रेसिवली ये क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन की तरफ बढ़ेगी। क्योंकि एक बात बताओ, अगर बहुत ही कमजोर एसिड है, वेरी वीक एसिड, वेरी, वी से वेरी, डब्ल्यू से वीक एसिड, बहुत ही कमजोर वीक एसिड है, तो उसके लिए मेरे को थोड़ा सा बेस डालना पड़ेगा, और जैसे ही थोड़ा सा बेस डालूंगा तो रिएक्शन न्यूट्रल हो जाएगी। क्योंकि ये तो वैसे ही बहुत कच्चा एसिड है, थोड़ा सा बेस डाल के रिएक्शन न्यूट्रल हो जाएगी। तो वही लिखा हुआ है कि इनिशियली क्या होता है, कंडक्टेंस बहुत कम होता है क्योंकि वेरी वीक एसिड है। उसके बाद क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन फटाफट आ जाएगा प्रोग्रेसिवली। क्यों? क्योंकि देखो स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, कोई टक्कर ही नहीं है, ये बेचारा वेरी वीक, तो न्यूट्रलाइजेशन बहुत जल्दी आ जाएगा। सॉल्ट फॉर्मेशन होगा जिसकी वजह से कंडक्टेंस बढ़ेगी। इतना सा आपको याद रखना है हर किसी में कि सॉल्ट फॉर्मेशन की वजह से कंडक्टेंस बढ़ रही है। तो ये देखो, ठीक है, इधर से कंडक्टेंस देख रहे हैं, इधर से है वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट। जैसे जैसे हम ऐड कर रहे हैं कंडक्टेंस बढ़ती जा रही है, क्योंकि सॉल्ट फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि वेरी वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है। चलो नेक्स्ट है मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। देखो आपके जो नॉर्मल कर्व है वो तो यहाँ पे खत्म हो गए, अभी एक दो कर्व एक्स्ट्रा और देख लो आप, अगर आपको देखना है तो। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। अब देखो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो H प्लस क्या होगा, इसका मोबाइल होगा, मतलब मूवमेंट फटाफट फटाफट करेगा। जैसा कि हमने देखा था H प्लस की मोबिलिटी ज्यादा होगी क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है। फिर वीक एसिड है, वीक एसिड होते इजीली न्यूट्रलाइज हो जाएगा, साथ में ये सॉल्ट फॉर्मेशन करेगा। फिर स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा ना वो अलग तरीके से बनेगा। देखो सबसे पहले कंडक्टेंस में गिरावट आ रही है क्योंकि मोबिलिटी जो है H प्लस की अच्छी खासी है, मोबिलिटी ऑफ H प्लस, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है शुरू में। ठीक है, उसके बाद क्या था, वीक एसिड। अब वीक एसिड है तो वीक एसिड में क्या होगा, यहाँ पर सॉल्ट फॉर्मेशन होगा, तो कंडक्टेंस हल्की हल्की बढ़ती हुई दिख रही है आपको, ये हल्की हल्की। ठीक है, ये हल्की हल्की। फिर क्या है, बेस है, और बेस भी सॉल्ट फॉर्मेशन करेगा तो ये कंडक्टेंस फिर बढ़ जाएगी। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कम हो रही कंडक्टेंस क्योंकि मोबिलिटी ऑफ H प्लस, फिर यहाँ पर हल्की हल्की बढ़ रही है। ठीक है, क्योंकि वीक एसिड है, और फाइनली क्या होगा, जब सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाएगा अच्छी तरह से तो कंडक्टेंस इस तरह से बढ़ जाएगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट टाइट्रेशन। तो अगर आप ये छोड़ते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये दोनों एसिड वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों ही एसिड है तो दोनों सॉल्ट फॉर्मेशन करेंगे और ग्राफ बनेगा इसमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो ग्राफ बनेंगे यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से डाउन, नॉर्मल, और फिर दोनों बढ़ जाएंगे। एक में क्या हो रहा है, एक में डाउनफॉल आ रहा है, एक में नॉर्मल है, लास्ट में दोनों में सॉल्ट फॉर्मेशन होके ये बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से आपको ग्राफ याद रखने हैं। अगर आपको ये वाला नहीं भी याद रहता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डिस्प्लेसमेंट टाइट्रेशन, क्योंकि यहाँ पे दोनों एसिड है, और जबकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि यहाँ पर हम एसिड और बेस का जो है ग्राफ ऑब्टेन करते हैं। ओके, जिसको ये थ्योरी देखनी है देख सकता है, क्योंकि ये बेसिक थ्योरीज है। ठीक है, यहाँ पर सब जगह सॉल्ट फॉर्मेशन है, सब जगह आपको आयनाइजेशन की बात करिए। तो अब देखो आपका फाइनल टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टोमेट्री इन एनालिसिस। एनालिसिस में क्या क्या रोल है कंडक्टोमेट्री का। तो देखो सिंपल सा है,
डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल। अगर हमें डिटर्मिनेशन करना है सोल्यूबिलिटी का, ठीक है, कि कौन सा मटेरियल स्पेरिंगली सोल्यूबल है, तो वो सोल्यूबिलिटी का पता करने के लिए हम कंडक्टोमेट्री का यूज करते हैं। तो डिटर्मिनेशन ऑफ सोल्यूबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल मटेरियल। ओके, डिटर्मिनेशन ऑफ सोल्यूबिलिटी, किसकी सोल्यूबिलिटी? स्पेरिंगली सोल्यूबल मटेरियल की, स्पेरिंगली सोल्यूबल। देखो आप जब फोर्थ सेमेस्टर में जाओगे, थर्ड सेमेस्टर में, तो वहां पे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में पढ़ोगे स्पेरिंगली सोल्यूबल, सोल्यूबल, इनसोल्यूबल, वेरी सोल्यूबल, स्लाइटली सोल्यूबल। तो ये सब टर्म्स है। तो कंडक्टोमेट्री किस में काम आ रही है? एनालिसिस में किस जगह काम आ रही है? डिटर्मिनेशन कर रही है सोल्यूबिलिटी का, स्पेरिंगली सोल्यूबल मटेरियल का। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज बाय मेजरिंग स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड लिमिटिंग कंडक्टेंस। जब हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस और लिमिटिंग कंडक्टेंस की मेजरिंग करेंगे तो हम पता कर सकते हैं सोल्यूबिलिटी का। ये फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। तो इसी की बात चल रही है, सोल्यूबिलिटी कैसे पता करेंगे, जब हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और लिमिटिंग कंडक्टेंस का पता करना पड़ेगा। देन हम सोल्यूबिलिटी डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। वो आपकी काम का नहीं है, आपको इतना से याद रखना है कि आप सोल्यूबिलिटी का डिटर्मिनेशन कर सकते हो स्पेरिंगली सोल्यूबल का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है काइनेटिक स्टडी। तो देखो यहाँ पर काइनेटिक स्टडी से मतलब क्या है कि जो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उससे पहले, उस केमिकल रिएक्शन के दौरान और उस केमिकल रिएक्शन के आखिरी में हम क्या कर सकते हैं, कंडक्टिविटी का मेजरमेंट कर सकते हैं बेस्ड अपॉन द मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी बिफोर केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, एट द एंड ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, तो ये है काइनेटिक स्टडीज। हम काइनेटिक स्टडीज कर सकते हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन, एट द एंड ऑफ रिएक्शन, बिफोर ए केमिकल रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पर देखो इनिशियल कंडक्टेंस। तो देखो इनिशियल कंडक्टेंस क्यों होता है? ड्यू टू एक्सेस ऑफ अल्कलाई एंड एस्टर। ओके, ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस यहाँ पे क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ एसिटेट सॉल्यूशन आयन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ओके, एंड एट द एंड क्या होगा, ड्यू टू एक्सेस ऑफ बेस एंड एसिटेट प्रोड्यूस, कंडक्टेंस इज मेनली ड्यू टू एसिटेट। सीधी सी बात है, मतलब एसिड बेस की रिएक्शन है। इनिशियल कंडक्टेंस क्यों हो रही है? जब बेस को हम एसिड के साथ मिलाएंगे तो कंडक्टेंस तो आएगी, ठीक है। फिर कंडक्टेंस चलेगी भी सही, क्योंकि मोबिलिटी होगी आयंस की, ठीक है। एस्टर और एल्कलाई, इन दोनों की आयंस की मोबिलिटी होगी, जिसकी वजह से कंडक्टेंस चलेगी। और एट द एंड क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन होगा, ठीक है। कंडक्टेंस इज मेनली ड्यू टू एसिटेट आयन प्रोड्यूस एंड रेजिडुअल बेस, ठीक है, सीधी सी बात है। नाउ नेक्स्ट एप्लीकेशन है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीकर इलेक्ट्रोलाइट। वीकर इलेक्ट्रोलाइट कितनी जल्दी डिसोसिएट हो रहा है, वीकर इलेक्ट्रोलाइट की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, उसको भी हम पता कर सकते हैं कंडक्टोमेट्री की मदद से। तो वीकर इलेक्ट्रोलाइट की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का पता करना विद द हेल्प ऑफ कंडक्टोमेट्री। ओके, तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, इसकी एक और एप्लीकेशन है कंडक्टोमेट्री की, कि हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता कर सकते हैं वीकर इलेक्ट्रोलाइट्स का, ठीक है। ये फॉर्मूला है जिससे हम पता करेंगे, जिसको याद रखना है रख सकता है, क्योंकि 5 नंबर में ये ग्राफ वगैरह बनाओगे तो वो मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। और एप्लीकेशन सिर्फ 2 नंबर में पूछी जाती है ज़्यादातर, तो आपको नाम नाम याद रखने हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीकर इलेक्ट्रोलाइट, हम क्या फाउंड कर सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसका, वीकर इलेक्ट्रोलाइट का। नाउ नेक्स्ट इज बेसिसिटी ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। बेसिसिटी भी पता कर सकते हैं हम हमारे ऑर्गेनिक एसिड की, किससे, विद द हेल्प ऑफ कंडक्टोमेट्री। कैन बी फाउंड बाय यूजिंग एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब वो जैसे भी करते हैं, पर हाँ हम बेसिसिटी पता कर सकते हैं ऑर्गेनिक एसिड की। आपको नाम नाम याद रखना है, और जिसको पढ़ना है तो ये फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है, आप देख सकते हो। एंड द फाइनल इज डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन। हम आयंस की कंसंट्रेशन का पता कर सकते हैं कि कितना कंसंट्रेशन है, जो भी हमारे पास सॉल्यूशन है उसमें आयंस की क्या कंसंट्रेशन है, वो हम पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंडक्टोमेट्री। क्योंकि आयंस होंगे तभी कंडक्शन होगा, तभी कंडक्टिविटी आएगी, तो हम इजीली कंडक्टोमेट्री से कंसंट्रेशन का पता कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ भी है बेस्ड ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। ये देखो, बेस्ड ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन एट डिफरेंट कंसंट्रेशन, ठीक है। जैसे नॉर्मल कंसंट्रेशन है तो कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ा देंगे आयंस तो कंडक्टिविटी क्या होगी, तो हम डिटर्मिनेशन कर सकते हैं कंसंट्रेशन का।
कंडक्टिविटी चेक करेंगे, अगर अच्छी है मतलब आयंस ज्यादा है, ठीक है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन, बेसिसिटी ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीकर इलेक्ट्रोलाइट, and kinetic study during the reaction, before the reaction, at the end of the reaction, and determination of solubility of sparingly soluble material. That's all are the application of conductimetry in analysis. Okay, आई होप आपको ग्राफ क्लियर हुए होंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ग्राफ आपको कैसे ड्रॉ करने हैं। कुछ भी नहीं है, एक बार आप लिखो इधर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, वीक एसिड वीक बेस, और यहाँ पे इस तरफ जो है ग्राफ की प्रैक्टिस करो कैसे बन रहा था, और आप एग्जाम में बिलीव मी ये लिखो, प्रैक्टिस करो। अगर कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन आता है तो आप इजीली ग्राफ बना दोगे, और ग्राफ से आपको अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 नंबर 4 नंबर तो मिल जाएंगे। वो थ्योरी नहीं देखेगा, आपके ग्राफ देखेगा। अगर उसको लगता है कि आपको ग्राफ आते हैं तो एग्जामिनर को लगता है कि आपको थ्योरी भी आती होगी। वैसे मैंने आपको थ्योरी बता दी है, जितनी बताई है वो सफिशिएंट है। जिससे लगता है वो सफिशिएंट नहीं है तो मैंने थ्योरी लिखी हुई भी है ना इस नोट्स में, वो पढ़ लो आप। तो अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपका कोई कजन और रिलेटिव क्लास 10th में है या 11th-12th में नीट की प्रिपरेशन कर रहा है तो मैंने यहाँ पर बायोलॉजी केमिस्ट्री के क्विक रिवीजन सीरीज, क्वेश्चन प्रैक्टिस लेक्चर्स सब कुछ ले रखे हैं, प्लेलिस्ट बना रखी है। ज़रूर उन्हें सजेस्ट करें, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा उनको। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।